नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। देखिए, संसद सत्र में पहले दिन यानी सबसे पहले अभी तो प्रोटेम स्पीकर ही नहीं, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, यानी टेम्पोररी स्पीकर, कार्यवाहक स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर आए, उसके बाद वो सबको, सदस्यों को जो नए चुन के आए हैं उन सबको जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद जो पहली प्रक्रिया होती है वो होती है नए स्पीकर को चुनना, क्योंकि जो लोग शपथ लेकर के बाकायदा एमपी बन चुके हैं वही लोग चुनेंगे। और स्पीकर को चुनने में यहाँ जो बात एक दिख रही है कि आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और निवर्तमान स्पीकर ओम बिरला जी, उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया है। वो जीत के आए हैं, तो उनको कैबिनेट में क्यों नहीं लिया गया है? क्या मोदी सरकार का इरादा ये है कि वो ओम बिरला को ही रिपीट करना चाहता है? ये बात कयास ही सही, लेकिन इस कयास के पीछे लॉजिक ये है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में उनको नहीं लिया गया है। दूसरी बात ये कि ये कयास एक और चीज से बढ़ता और जुड़ता है, वो ये है कि आप गौर करें तो इस सरकार में ज्यादातर महत्वपूर्ण पदों पे मंत्रियों को या अन्य अफसरों को, जैसे आज भी देखिए डोभाल और पीके मिश्रा का कंटिन्यूएशन का ऑर्डर आ गया, तो इस सरकार में मोदी सरकार ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुराने ही लोगों को उनकी उनकी पुरानी ही जगह पर कंटिन्यू करें। एक और चीज हम देखें कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें कोई सेंसेशनल चीज एनडीए के सहयोगी दलों को नहीं मिला है। लोग मजा ले रहे हैं और मजा लेने का अपने आप में एक आधार भी है, और वो ये है कि इनको झुंझुना मंत्रालय थमा दिए गए हैं। तो इससे एक और बात पैदा होती है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एनडीए के नेताओं में, खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच में इस तरह की रजामंदी और सहमति बन गई कि इनकी स्पीकर के पद के लिए ये लोग इंसिस्ट नहीं करेंगे? ये संभव है। और दूसरी तरफ यही हम साथ साथ देखें कि ये जो नंबर मिला है, यानी सरकार को जो नंबर मिले हैं, उन नंबर्स में अगर हम गौर करें तो ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है कि हम समझौता करके गठबंधन चलाएंगे, ठीक से चलाएंगे, और हम जो है वो दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ। ये बात ये बताने के लिए काफी है कि देखिए, अभी अभी ये सरकार बनी है और मुझे जनता दल आरजेडी के सांसद जो राज्यसभा में हैं, झा जी, मनोज कुमार झा, मनोज झा जी, मनोज झा की एक बात मुझे बड़ी पॉलिटिकल सेंस वाली लगती है, और वो ये कहते हैं कि अभी तो इस सरकार का हनीमून पीरियड शुरू हुआ है, हनीमून में थोड़ी तलाक की बात होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये बात लॉजिकली समझी जा सकती है। अब देखिए, दूसरी तरफ ये है कि अगर अर्जुन राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो कॉमन सिविल कोड आज भी हमारे एजेंडा में है, और उधर से केसी त्यागी नीतीश कुमार की ही आवाज है, तो केसी त्यागी अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन यूनानिमिटी बननी चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए, तो आम सहमति अगर बना करके मोदी सरकार चले तो फिर कहां दिक्कत है? दिक्कत तो सिर्फ तब थी ना जब मोदी सरकार कहे माई वे और हाईवे। आप अचानक जो है वो सांसदों को संसद से निकाल बाहर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत सेंसिटिव लेजिस्लेशन ले आते हैं। आपको जो मर्जी आती है, जिस बिल को चाहते हैं आप मनी बिल के रूप में ले आते हैं, ताकि उस पर राज्यसभा में चर्चा ही ना हो, राज्यसभा उस पर बात ही ना कर सके।
तो ये जो दस्तूर था आपका, ये जो तरीका था आपका पहले वाला, वो तरीका अगर आप बदलने को तैयार है, चाहे अपने सहयोगी दलों के प्रेशर से बदलने को तैयार है या आपकी आंख खुल गई है चुनाव नतीजों को देख करके, दोनों ही बातें हो सकती है। पॉलिटिशियन बहुत इस मामले में समझदार और चालाक होते हैं, उन्हें मालूम है कि कब हमें अपने रंग रोगन तेवर बदलने हैं। जी। लिहाजा हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि तुरंत ही कुछ ऐसा होने जा रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और थोड़ा सा वक्त लगने के लिहाज से ही मुझे ये लगता है कि ये देखें कि हम कहां पहुंचते हैं। मान लीजिए कि अग्निवीर को लेकर के जो बात केसी त्यागी ने कही है, अगर सरकार, और उस तरह की खबरें आ गई हैं कि सरकार भी उसको जो है वो रिव्यू कर रही है, उसको सर्वे करना चाहती है कि लोगों की नाराजगी क्या है वगैरह वगैरह। हालांकि इतना कुछ सर्वे करने के लिए है नहीं। फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे की किताब पढ़ी है, 10 पन्ने पढ़ लें उसके, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ी है और क्यों गड़बड़ी है। बहरहाल वो एक चीज की जाती है पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए कि नहीं हम रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम चाहेंगे तो इसको विड्रॉ कर लेंगे या मॉडिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और उसके आधार पर ही फिर तय होगा कि ये सरकार कितनी स्टेबल है, कितनी फ्रेजाइल है। एक और चीज जो हम लोगों को अभी देखनी है, जो हम लोग अभी देख नहीं पाए हैं, उसकी छटा भी नहीं देख पाए हैं, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में, जो प्रधानमंत्री की पारी है उनकी, इस पारी में वो अपने पुराने तेवर में है कि नहीं है। एक टुकड़ा जरूर इसका छोटा सा दिखा था जिस दिन वो सेंट्रल हॉल में अपनी एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में जो है वो संविधान को एक तरफ तो उन्होंने सिर पे लगाया और दूसरी तरफ वो कहने लगे कि हाँ मुझे तो, मैं पूछना चाहता हूँ ईवीएम जिंदा है कि नहीं। तो थोड़ा सा तो उसमें है उनके उस तेवर में, लेकिन वो बात उतनी ही है कि उससे कहीं और आगे जाएगी। और ये बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मोहन भागवत ने जो बातें मणिपुर को लेकर के कही हैं, जो बातें यूनानिमिटी को लेकर के कही हैं, जो बातें कंसेंसस बिल्डअप को लेकर के कही हैं, जो बातें समावेशी राजनीति को लेकर के कही हैं, वो किसके लिए कही है? वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ही कही है। यानी अब रही बात इसकी कि हाँ चुनाव क्यों हार गए, सबको मालूम है 400 पार का नैरेटिव आपका गलत मिसफायर हुआ, बैकफायर कर गया कहिए। तो वो बातें हो गई अब पुरानी। अब है बात आगे की। संसद का जो सत्र अभी होने जा रहा है, जिसमें कि पहले दिन मैंने आपको बताया शपथ ग्रहण, दूसरे दिन जो है वो 2 दिन शपथ ग्रहण चलेगा, दूसरे दिन तक नाम आ जाने चाहिए, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा। स्पीकर के इलेक्शन में देखिए आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है स्पीकर उसी का होता है। बड़ा सीधा सिंपल सा नियम है कि स्पीकर मेजॉरिटी वाली पार्टी का, मेजॉरिटी से बनेगा। तो मेजॉरिटी किसकी होगी? सत्ता पक्ष की होगी, तभी तो वो सत्ता में होंगे। दूसरी बात क्या है डिप्टी स्पीकर की। डिप्टी स्पीकर में भी यही नियम है, लेकिन कन्वेंशन दूसरा है। परंपरा यह रही है कि भाई स्पीकर, हम जो है डिप्टी स्पीकर आप दे दीजिए अपोजिशन की पार्टियों से, जो नहीं दिया गया पीछे, लेकिन वो परंपरा है, रूल नहीं है। रूल तो डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन ही है। रूल नहीं है, रूल की बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, रूल की बात भी नहीं कर रहे हैं मुकेश जी। तो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि भाई हमको, और आगे बढ़ते हैं प्लीज। मैं यही कह रहा हूं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो सबसे पहला एजेंडा होता है सरकार के सामने, वो होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स पे चर्चा होती है। वोट ऑफ थैंक्स की चर्चा से तस्वीर बदलनी हमें दिखेगी राजनीति में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि एग्जिट पोल के साथ जो स्कैम जुड़ा हुआ है, अगर ये 30 लाख करोड़ का स्कैम है तो ये भयंकर स्कैम है। उसकी तह में जाने के लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ वोट ऑफ थैंक्स जो है उस पर चर्चा हो और दूसरी तरफ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।